हम जो बातें हैं वो शिवरतन जी ने आपके सामने रखी हुई है सेंसस को लेकर के क्यों जरूरी है क्यों नहीं जरूरी है, और एग्जाम्पल भी दिया कि आखिर अगर हम इस देश में अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा। एक सांसद हुआ करते थे रीवा में, मध्य प्रदेश के अंदर सुनील सिंह पटेल नाम था, बसपा के सांसद थे, बड़े वैचारिक थे। तो वो उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसकी 2 लाइनें मैं केवल बोलूंगा क्योंकि पूरी कविता बहुत बड़ी है और मुझे भी याद नहीं है ना। तो मैं 2 लाइनें उनकी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं बोलूंगा। वो कहते हैं उस कविता में कि इस भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है। एक मिनट, मैं भूल रहा हूँ। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना। इस भारत के जर्रे जर्रे में अपना हिस्सा है, कोई बुला करके देगा, इस धोखे में मत रहना। यानी कि सीधा मतलब है कि जो हमारा हक हिस्सेदारी है इस देश के अंदर, वो बिना लड़े हमें कोई दे देगा, बुला करके हमें कोई दे देगा कि आओ ओबीसी वालों और अपना हक ले जाओ। ये होने वाला नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए शायद उस समय सर छोटूराम ने कहा था कि हे मेरे भोले किसान, तू मेरी 2 बात मान ले। एक तो बोलना सीख जा, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। बोलना ऐसा नहीं कि हम लोग गूंगे हैं, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो गूंगे ही हैं। जो अपने अधिकारों के लिए नहीं बोलता है, जो अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता है, वो गूंगा ही होता है। और दुश्मन की जिसको पहचान नहीं होती है तो कभी भी समाज हित में संघर्ष को आगे नहीं बढ़ा सकता है, कभी समाज के हित में कोई निर्णय नहीं ले सकता है। दुश्मन की पहचान क्या है? दुश्मन की पहचान कैसे होगी? वो इस तरीके से होगी कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन हमारे अधिकारों का विरोधी है, कौन आपके रिजर्वेशन के विरोधी है, कौन आपके मंडल कमीशन का विरोधी है, कास्ट सेंसस का विरोधी है, आपके बच्चों की नौकरियों का विरोधी है। किसको दिक्कत होती है आपके ऊंचे मकानों से, अच्छी गाड़ियों से, महंगे कपड़ों से? इससे पता चलता है कि दुश्मन कौन है। जरूरी नहीं कि जो बंदूक लेकर के हमारे सामने खड़ा है वही हमारा दुश्मन है। दुश्मन की पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। जातिवार जनगणना का जो सवाल है वो केवल संख्या का सवाल नहीं है, केवल गिनती का सवाल नहीं है, केवल ये सवाल नहीं है कि अगर जातिवार जनगणना होगी तो ये पता चल जाएगा कि अहीर इतना है, कोयरी इतना है, कुर्मी इतना, लोधी, निषाद, बिंद, नोनिया, चौहान कितना है। ये सिर्फ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आंकड़ा केवल जातियों तक सीमित रहना होता तो सरकारें कब का बता चुकी होती। 1931 के बाद 41 में भी सेंसस हुई थी, कास्ट सेंसस, जातियों के आधार पर सेंसस तो आज भी हो रही है। हर 10 साल में जनगणना होती है देश के अंदर, लेकिन सभी जातियों की गिनती नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि जातियों की गिनती नहीं होती है, जातियों की गिनती भी होती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जातियों की गिनती होती है, क्योंकि वो संविधान में दर्ज है, उनकी मजबूरी है, वो करते हैं। गिनती नहीं होती है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जातियां हैं, इनकी गिनती नहीं होती है। क्योंकि असल में जो लड़ाई है वो अगड़ा और पिछड़ा के बीच में संसाधनों के बंटवारे की लड़ाई है, सत्ता के बंटवारे की लड़ाई है, जमीन के बंटवारे की लड़ाई है, नौकरियों और संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई है। हिंदू या मुस्लिम जैसी, मंदिर या मस्जिद जैसी कोई लड़ाई इस देश के अंदर नहीं है, और ना कभी थी और ना कभी होगी। दोनों तरफ के कथित उच्च जाति के जो लोग हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों में अपर कास्ट है, दोनों मलाई खाते हैं, हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते हैं। आप बड़े बड़े हिंदू मुस्लिम दंगों की लिस्ट उठा के देखिएगा, उसमें पता करिएगा जो मरने वाले लोग हैं और जेल जाने वाले लोग हैं वो किस कास्ट के हैं, किस जाति के हैं, पता चल जाएगा। वो सारे के सारे ओबीसी एसटी ही लोग हैं। उसमें न तो सबल हिंदू मरा है, न सबल मुसलमान मरा है, ठीक है, ना अशराफ मरा है, ना उसमें से सैयद शेख पठान मरा है, और ना बामर बनिया ठाकुर मरा है हिंदू वाला। दोनों तरफ का जो सवाल है वो हमें आपस में धर्म के नाम पर लड़ा करके मलाई खाता है, सत्ता की मलाई खाता है, संसाधनों की मलाई खाता है, संपत्ति हड़पता है, जमीनें हड़पता है, नौकरियां हड़पता है। 10% ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन मिलता है वो मुस्लिम सवर्ग को भी मिलता है और हिंदू सवर्ग को भी मिलता है।
लड़ाई जो है वो संसाधनों में बंटवारे की है, न कि धर्म के नाम पर किसी तरीके का कोई विवाद देश में है। ये खड़ा किया जाता है समय समय पर, ताकि आपको मुद्दे से भटकाया जा सके। 1992 से पहले धर्म की कितनी लड़ाई इस देश में होती थी मुझे शायद नहीं पता है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जब छोटा था तो मेरे गांव में तो टोटल एक ही समाज के लोग हैं, तो पड़ोस में जो हमारा मौजा लगता है, मौजे में 4 घर मुसलमानों के भी हैं और हमारे मुरबई है, यानी कि हमारे खेत लगे हुए हैं, हम सब भाषा समझते ही किसान लोग हैं। तो वो खान चाचा थे, वो जब आते थे वो प्रधान भी रहे थे वहां मौजे से। तो जब आते थे कहते थे बेटे तुम्हारे पापा कहाँ है, तो पापा के भीतर होते हैं, तो मैं यही कहता था पापा खान चाचा आए। तो पापा तो ठीक है हमारे हैं, उनसे वो बैठे। हमें पता ही नहीं था कि खान चाचा ये मुसलमान है, हम तो यही जानते थे तो खान चाचा हमें खेतों में मिलते हैं और मतलब बहुत प्यार दुलार करते हैं। होते जब हम बड़े हुए 18-20 साल के हुए तब जाकर के पता चला खान चाचा तो मुसलमान, तो ये तो हमारे बड़े दुश्मन है। अब हमें यह भी समझ में आ रहा था कि अगर खान चाचा हमारे दुश्मन थे तो हमें इतना प्यार क्यों करते थे, कंधे दिखा के घुमाते क्यों थे, खेतों में मुझे खिलाते क्यों थे। अगर दुश्मन होते हैं तो कोई प्यार करता है क्या, नहीं करता है। तो ऐसी कोई लड़ाई देश में नहीं है। देश में जो असल लड़ाई है वो संसाधनों के बंटवारे की है, और जो पिछड़े समाज जिसकी आबादी देश में 7-65% है, ये अपना हक अधिकार न मांगने लगे, इसलिए इसको समय समय पर भ्रमित किया जाता है, गुमराह किया जाता है। इसीलिए हम लोग 25 अगस्त 2022 को बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के जो चेयरमैन थे महामानव माननीय दंडोशी प्रसाद मंडल साहब, उनके घर से इस यात्रा की शुरुआत किए हैं। और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद में 26 मई को श्रद्धाशील नेताजी डॉक्टर मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल से हमने यूपी की यात्रा शुरू की है, जो 9 महीने 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि संख्या के अलावा इस देश में किस समाज में महिला और पुरुष का अनुपात कितना है, किस समाज में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास नौकरियां हैं, नौकरियां हैं भी तो चपरासी कितने हैं उनमें और अफसर कितने हैं, जमीनें किसके पास कितनी है, भूमिहीन कौन है, ये पता नहीं चल पाएगा। कितने लोग निरक्षर हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग जो है कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, ये पता नहीं चल पाएगा कि किस समाज को कितने लाभ देने की आवश्यकता है, उसके लिए कितने बजट की आवश्यकता है, क्या योजना बनाई जानी चाहिए। जब तक आंकड़ा नहीं होगा कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग इस मूवमेंट को लेकर लगातार इस मांग को लेकर के चल रहे हैं कि जातिवार जनगणना कराई जाए और जनसंख्या के अनुपात में जो भी समाज है, देखिए हम मेहनत का किसान समाज के लोग हैं, हमने कभी किसी का न बुरा चाहा है, न किसी का बुरा किया है, न किसी की बेईमानी करते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं कि कास्ट सेंसस करा लो, जातियों की गिनती करा लो, जिस जाति की जितनी संख्या है और जिसका जितना हिस्सा बनता है पूरी ईमानदारी के साथ में उस जाति को दे दो, पूरी ईमानदारी के साथ में। कोई भी जाति हो, चाहे वो अपर कास्ट की हो, चाहे बैकवर्ड की हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब की हो, जो भी जातियां इस देश के अंदर है, उनको जो उनका हक बनता है कास्ट सेंसस करा करके पूरी ईमानदारी से दे दिया जाए, ताकि जो तमाम के आपस के झगड़े है ये मिट जाए। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, सिर्फ इसलिए ही जरूरी नहीं है क्योंकि जब हम लोग चले हैं तो और भी हमारे जैसे जो तमाम लोग काम कर रहे हैं, तो एक सवाल होता है विरोधियों की तरफ से, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये लोग जो है देश में जातिवाद फैला रहे हैं, ये लोग जो है देशद्रोही लोग हैं, ये लोग राष्ट्र को तोड़ रहे हैं। अब मैं उनके सवालों का संक्षेप में जवाब दूंगा आपको क्वेश्चन लेकर के। अच्छा ये बताइए कि अगर आपके गांव में सिर्फ एक व्यक्ति समृद्ध हो, हजारों एकड़ जमीन हो, अटूट संपत्ति हो, नौकर चाकर लग्जरी लाइफ हो, और बाकी पूरा गांव ऐसा हो जिसके पास सुबह खाली या शाम का इंतजाम न हो, तो क्या आपका गांव समृद्ध माना जाएगा, खुशहाल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। एक व्यक्ति खुशहाल समृद्ध हो सकता है, पूरा गांव नहीं हो सकता। तो फिर गांव समृद्ध कब होगा? जब सभी लोगों के पास समान अवसर, समान सुविधाएं हो, समान जमीनें संपत्ति हो, नौकरियां हो, सबके पास व्यवस्था हो, तब गांव समृद्ध होगा। उसी तरीके से राष्ट्र का हित, राष्ट्र का निर्माण भी तभी हो सकता है जब देश में रहने वाले हर नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर मिले, उसके पास बड़ी सारी व्यवस्थाएं हो जो कुछ मुट्ठीबद्ध जातियों के पास में है, वो सारे लोगों के पास में हो। सबके पास अपने रहने का घर हो, रोटी हो, नौकरी हो, कपड़ा हो,
समानता का व्यवहार हो, अच्छी शिक्षा हो, न्याय व्यवस्था हो, समान कानून हो, सबके लिए एक जैसी जब तक व्यवस्थाएं नहीं होगी तब तक देश कभी समृद्ध नहीं होगा। जब तक सभी की राष्ट्र निर्माण में बराबर भागीदारी नहीं होगी तब तक राष्ट्र कभी राष्ट्र नहीं कहलाया जा सकता है। तो इसलिए ये जो मांग है ये सिर्फ हमारे अधिकारों की मांग नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की एक सबसे मजबूत आधारशिला भी है। इसी पर राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप जातिवाद जनगणना की मांग का समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो हाथ उठा के बोलिए। होनी चाहिए या नहीं चाहिए? होनी चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए। सभी को जो जिसका अधिकार है उसको मिलना चाहिए ईमानदारी से, जो भी समाज है सबको मिलना चाहिए, है ना। तो जो आप लोग ये आंदोलन 17 फरवरी 2024 को शुरू कर रहे हैं, क्या आप लोग इसको समर्थन देते हैं? साथ देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने सुना इसके लिए। और जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार, जय संविधान।